हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉर्ड उस घुसपैठिए के सामने आकर उससे कहता है गुड इवनिंग भाई, जिस पर वो घुसपैठिया उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर लॉर्ड ने पहले ही वहाँ पर अपना बैरियर बना दिया था। आगे लॉर्ड उसके पास जाकर कहता है अरे रुको तो सही, मुझे तुमसे काफी सारी चीजें पूछनी है क्योंकि आखिरकार तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत करी है। तभी वो घुसपैठिया अपने ऊपर से कपड़ा हटा देता है तो हम देखते हैं कि वो तो असल में एक लड़की है। आगे वो लड़की कहती है कि मैं ये छोटे बच्चों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, और इतना बोलते ही उसकी बॉडी से एक सेंट निकलने लगता है जो कि असल में पॉइजन होता है। और ये देखकर लॉर्ड अपनी बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए क्लींस मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिस पर वो लड़की कहती है अरे बच्चे, इसका कोई असर नहीं होगा, मेरे पॉइजन को कोई भी नहीं निकाल सकता। लेकिन ये लॉर्ड ना थोड़ा अलग ही किस्म का आदमी है, मतलब इसको डराओ तो ये और खुश होता है। और उस लड़की की बात सुनकर लॉर्ड मन ही मन और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और सोचता है कि क्लींस मैजिक से तो लगभग सभी पॉइजन का असर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इस पॉइजन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मतलब जरूर इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। इसके बाद वो लड़की बताती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी बॉडी बचपन से ही अपने आप पॉइजन फैलाती आ रही है और मेरा नाम रेन है। इतना कहकर रेन लॉर्ड के बैरियर को एक किक करके तोड़ देती है और जाते जाते कहती है कि तुमने सिर्फ थोड़ा सा ही पॉइजन एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए तुम्हारी जान को खतरा नहीं है। हाँ, मगर अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए दर्दनाक होने वाले हैं। आगे जैसे वो यहाँ से चली जाती है तो ऊपर से ग्रीम आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है, जिस पर लॉर्ड कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो पूरे टाइम हीलिंग मैजिक का ही इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनकर ग्रिम पूछता है कि अगर तुम ठीक हो तो उसको जाने क्यों दिया, जिस पर लॉर्ड कहता है कि दरअसल मैं उसके हेडक्वार्टर्स का पता जानना चाहता था। मैंने उनके बारे में सिल्फा से सुना था और इसीलिए मुझे यकीन है कि रेन ना असेसिन ग्रुप की एक मेंबर है। इतना बताकर लॉर्ड रेन की प्रेजेंस को ट्रैक करने लगता है और उसका पीछा करते हुए महल से बाहर चला जाता है। उसी वक्त सिल्फा लॉर्ड को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है, मगर लॉर्ड तो वहाँ से जा चुका होता है। तो वहीं दूसरी तरफ असेसिन ग्रुप के अंदर रेन वापस लौट चुकी थी और सबको बता रही थी कि कैसे उसका सामना एक छोटे बच्चे से हुआ था, लेकिन उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। फिर आगे वो बताती है कि मुझे पता चला है कि वो लोग काफी सारे मैजिक स्वॉर्ड बना रहे हैं और जरूर वो लोग वॉर के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तभी उनमें से एक दूसरी लड़की ऊपर सीलिंग की तरफ देखकर कहती है कि कोई तो हमें देख रहा है। ये सुनकर लॉर्ड उनके सामने आ जाता है और उनकी तरफ चलते हुए आगे बढ़ता है, एकदम बिंदास तरीके से, कोई डर नहीं कि ये मेरे को मार देंगे का कोई टेंशन नहीं। तो वहीं उसे देखकर बाकी सभी मेंबर्स बोलने लगते हैं कि अरे ये तो सेवंथ प्रिंस है। हमने सुना है कि भले ये देखने में मामूली हो लेकिन इसकी एबिलिटीज काफी मिस्टीरियस हैं। साथ ही उन मैजिक स्वॉर्ड्स को बनाने में सबसे ज्यादा हाथ तो इसी का है। आगे लॉर्ड उनके पास पहुंचकर अपने बैरियर को डीएक्टिवेट करते हुए कहता है कि इतने सारे अलग अलग मैजिक को ऐसे ही ब्लॉक करने में कोई मजा नहीं है यार। और इतना कहकर लॉर्ड ताओ के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करते हुए उन्हें फाइट करने के लिए ललकारता है और उनमें से सबसे पहले एक ग्रीन हेयर वाला लड़का उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक को लॉर्ड रोक लेता है। आगे लड़ते लड़ते ग्रीन बालों वाला लड़का कहता है कि बचपन से ही मेरी बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रही है, जो कि मेरा कर्स है, और इसीलिए मैं अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को ट्विस्ट कर सकता हूँ और मेरा नाम है बेबीलोन। तभी पीछे से एक आदमी आकर लॉर्ड के कानों में कुछ बोल देता है, जिससे लॉर्ड अचानक से नीचे गिर जाता है, जिस पर दूसरा आदमी बताता है कि उसका नाम काऊ काऊ क्रो है। ये आजकल कौवे देखने को नहीं मिलते यार, है चलो यहाँ पे देखने को मिल गया। उसका कर्स यह है कि उसके सभी बोले जाने वर्ड्स के अंदर मैजिक होता है और इसीलिए वो हमेशा अपना मुंह बंद रखता है। इतना कहकर वो आदमी लॉर्ड पर ऊपर से एक पंच मारने लगता है, लेकिन लॉर्ड क्रो के मैजिक को तोड़ते हुए उसके पंच को डॉज कर देता है, लेकिन तभी उसकी पूरी बॉडी में चिपचिपे जाले लग जाते हैं, गंदे गंदे। जिसके बाद एक और आदमी आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम गैलीलिया है और मेरा कर्स है कि मेरी बॉडी से हमेशा जाले निकलते रहते हैं, वो भी एकदम गंदे गंदे। ये देखकर लॉर्ड अपने कपड़ों के अंदर से निकलकर उसके जालों से बाहर आ जाता है और सोचता है कि इतने सारे यूनिक मैजिक देखकर तो बड़ा मजा आ रहा है और इनका ये मैजिक रेन के पॉइजन मैजिक से काफी सिमिलर है।
लेकिन जो भी हो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। इधर ये सारे लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे मारा जाए और ये भाई साहब अपनी मस्ती में ही मस्त है। उसी वक्त एक और लड़की लॉर्ड पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है, लेकिन उसका एक भी अटैक लॉर्ड पर तो लगता नहीं है। लेकिन इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड खुद के ही पैर में घुसा देती है, जिसका असर लॉर्ड के पैर में होने लगता है। आगे वो लड़की कहती है कि मेरा नाम तालिया है, बजाओ तालियां। और मेरा कर्ज है कि मैं जिसे भी देखती हूँ उसके साथ अपनी इंजरीज को शेयर कर सकती हूँ। लॉर्ड मन में सोचता है कि यार इस सब्जी मंडी में तो काफी सारी सब्जियां हैं, आलू, लौकी, भिंडी, टमाटर, करेला, आ जाओ भाई साहब आ जाओ। इसके बाद सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देना खत्म कर देते हैं। जो सब देखने के बाद लॉर्ड एकदम अजीब तरीके से स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसको इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, कोई डर नहीं लग रहा होता है। और फिर वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, एक चुटकी में अपने पैर की इंजरी को हील करके वापस से खड़ा हो जाता है। और फिर वो अपने हाथ में पहने कपड़ों को स्वॉर्ड्स में बदलकर सिल्फा का फाइटिंग स्टाइल कॉपी करना शुरू कर देता है। और ये देखकर सबको एहसास हो जाता है कि यह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है भाई साहब, और इसीलिए सब उससे दूर भी हो जाते हैं। लेकिन लॉर्ड, तुमने मेरे को मारा ना, तो एक बार खटिया खड़ी तो मैं तुम्हारी भी करूंगा। सबसे पहले लॉर्ड बेबीलोन के ऊपर एक अटैक करके उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो काफी फ्लेक्सिबल थी ना, अब अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी का इस्तेमाल करके मुझसे बच के दिखाओ। नहीं, बच के दिखाओ तुम। उसी वक्त क्रो और गैलीलिया एक साथ दोनों तरफ से लॉर्ड पर अटैक करने आते हैं, जहां पर क्रो जैसे ही लॉर्ड के ऊपर अपना वर्ड मैजिक करने वाला था, लॉर्ड उसके सामने से हट जाता है। इसके असर से गैलीलिया वहां से काफी दूर उड़कर गिरती है। अब इससे पहले कि काऊ काऊ क्रो लॉर्ड पर कोई दूसरा मैजिक करता, लॉर्ड उस पर अटैक करके उसको वहीं पर रोक देता है और तगड़धूम उसका खेल वहीं पर खत्म कर देता है। तो वहीं इस तरफ गैलीलिया की बॉडी तालिया के ऊपर चिपक जाती है, जिससे तालियां बजनी बंद हो जाती हैं। तो तालिया उस पर चिल्लाते हुए पूछती है कि तुमने अपना जाल मेरे ऊपर क्यों चिपकाया है, जिस पर गैलीलिया कहती है कि अरे मैं क्या करूं, ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। और इतना कहकर जब गैलीलिया उससे अलग होने की कोशिश करता है तो तालिया के कपड़े फट जाते हैं। उसी वक्त लॉर्ड तालिया पर अटैक कर देता है, जिस पर तालिया कहती है अरे ओ छोटे बगुआ, मेरे ऊपर अटैक करने से पहले ये जान लो कि मुझ पर जो भी चोट आएगी उसका दर्द तुमको भी होगा। जिस पर लॉर्ड क्या कहता है, अरे वाह, फिर तो ये एकदम नया एक्सपीरियंस होगा, मैं ये जरूर ट्राई करना चाहूंगा। अरे यार ये एक नंबर का पागल इंसान है यार। इतना कहकर वो तालिया को दीवार में भड़क देता है और इसका दर्द अब उसको भी होने लगता है। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड ऐसे रो नहीं रहा होता है, उल्टा खुश हो रहा होता है। तभी गैलीलिया आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन इससे लॉर्ड बड़ी आसानी से निकलकर उस पर एक अटैक करके उसको काफी दूर फेंक देता है। चिपचिपे इंसान, भग यहाँ से। और फिर अब आखिर में वो रेन के पास जाकर उससे अपना पॉइजन मैजिक दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन लॉर्ड की इतनी खतरनाक पावर देखकर रेन काफी ज्यादा खौफ में चली गई थी। आगे लॉर्ड कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा फिर। मगर तभी गैलीलिया रेन के पास आकर कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, रेन अपने पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर सकती और अगर उसने अपना पॉइजन आजाद कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि हाँ वैसे बात तो सही है तुम्हारी, और सिर्फ रेन ही नहीं, तुम में से कोई भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिसके जवाब में गैलीलिया कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर हम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाते तो ऐसी लाइफ जी रहे होते, अगर ऐसा होता तो हमारी एबिलिटीज को कर्स नहीं बोला जाता। इतना कहकर गैलीलिया दोबारा से लॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ओ भाई साहब, शांति से बात हो रही तो लड़ाई क्यों कर रहा रे? और अब लॉर्ड को तो इसका जवाब देना ही था। इस पर लॉर्ड उसके मैजिक से बचते हुए उस पर पीछे से मैजिक अटैक कर देता है और इससे गैलीलिया दर्द के मारे काफी जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर रेन बहुत खतरनाक गुस्सा हो जाती है और लॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर लॉर्ड अपने बैरियर से उसके अटैक को रोक लेता है। तभी गैलीलिया वापस खड़े होकर रेन को शांत होने के लिए कहता है और बताता है कि अब उसका मैजिक उसके कंट्रोल से बाहर नहीं जा रहा है। जिस पर लॉर्ड बताता है कि ओ बुड़बक, इधर देखो, मैंने तुम्हारी बॉडी में एक स्पेल इंस्क्राइब किया है जिससे तुम अपनी पावर को अब कंट्रोल कर पाओगे। वैसे मैं खुद की तारीफ तो नहीं करना चाहता,
लेकिन मैं पहली बार एक इंसान की बॉडी में कोई स्पेल इंस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि ये एकदम अच्छे से काम कर रहा है भाई साहब। और ये सुनकर गैलीलियो खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है कि आखिरकार मेरा कर्ज खत्म हो गया, ये। आगे लॉर्ड कहता है देखो तो कैसा खुश हो रहा है ये। और फिर वो कहता है कि मैंने यह इसी तरीके से सेट किया है कि तुम जब चाहो अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हो। और बस इतना कहकर वो सभी को अपने पास बुलाता है। आलू, लौकी, टमाटर, भिंडी, गांजा सब यहाँ पर आ जाओ। और फिर वो उन सारे लोगों पर भी स्पेल इंस्क्राइब कर देता है, जिसके बाद तो हर कोई अब अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। क्रो अब काऊ काऊ नहीं, एक आम इंसान की तरह बात कर रहा था। तो वहीं बेबीलोन की बॉडी अब एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्विस्ट नहीं हो रही थी और तालिया की भी तालियां बजनी बंद हो गई थी। यानी कि अब वो एक आम इंसान की तरह किसी को भी देखकर उसे चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। हाँ, लेकिन ये जब भी चाहे अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद सारे लोग लॉर्ड को कपड़े पहनाने लगते हैं और आगे गैलीलियो लॉर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो लॉर्ड कहता है लेकिन मैं नहीं सुनना चाहता, उड़। मजाक। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और सीन शिफ्ट होकर काफी साल पहले जाता है। वहाँ पर असेसिन्स ग्रुप का लीडर जेड काफी दिनों के बाद अचानक से उनके पास लौट आता है। गैलीलियो उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, जिस पर वो कहता है कि मैं अचानक से एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो गया था। आगे गैलीलियो बताता है कि जेड का कर्ज यही है कि वो कभी भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो जाता है, उसके कुछ कंट्रोल में ही नहीं है। इसके बाद वो लोग मिलकर बात कर रहे थे, जहाँ पर जेड कहता है कि अब से हम हमारा नाम असेसिन ग्रुप रखेंगे और हम वो सारे काम करेंगे जो एडवेंचर गिल्ड नहीं कर पाती। साथ ही हम हर जगह अब अपना एक कॉइन छोड़कर जाएंगे, जिससे एडवेंचर गिल्ड को पता चल सके कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। और देखो, अगर हम ऐसे लोगों की भलाई करते रहे तो शायद एक दिन हमें इस तरीके से छुपकर नहीं रहना पड़ेगा, हम भी बाकी लोगों के साथ रह सकेंगे। जेड इतना बोल ही रहा होता है कि वो दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है। अरे जेड तो टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गया। और जेड भाई साहब क्या हालचाल। मजाक। और ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। आगे फिर गैलीलियो कहता है कि और तब से ही हम उन प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं जो एडवेंचर गिल्ड नहीं कर पाती है। और तभी उनके टेबल पर एक बुक टेलीपोर्ट हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। आगे थोड़ी देर बाद सिल्फा लॉर्ड को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है, पर वहां पर उसे कोई नहीं मिलता है। तभी वो देखती है कि सामने दीवार पर लॉर्ड ने एक नोट छोड़ा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं असेसिन्स ग्रुप के साथ लॉर्डोस्ट डोमेन में जा रहा हूँ। आगे जब वो ये लेटर एल्बर्ट को दिखाती है तो एल्बर्ट के भी होश उड़ जाते हैं और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एल्बर्ट कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉर्डोस्ट किंगडम और असेसिन ग्रुप साथ में काम कर रहे हो और उन्होंने लॉर्ड को किडनैप कर लिया हो। और तभी सिल्फा एल्बर्ट के सामने लॉर्ड के कपड़े रख देती है, जो देखकर एल्बर्ट कहता है कि क्या इसका मतलब लॉर्ड अभी बिना कपड़ों के उनके साथ में है। साथ ही इन कपड़ों के ऊपर कुछ चिपचिपा भी लगा हुआ है, जो देखकर उनको कुछ और ही लगता है और इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब लॉर्ड और असेसिनेशन ग्रुप के सामने वो लेटर अचानक से टेलीपोर्ट होता है तो ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर उनके लीडर जेड का मार्क था। फिर गैलीलियो आगे बढ़कर लेटर खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था कि इतने टाइम तक तुम सबसे कांटेक्ट ना करने के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं लॉर्डोस्टो को हासिल करने में कामयाब हो चुका हूँ और अब मैं इसका लॉर्ड हूँ। और इसीलिए जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब मैं तुम सबको लॉर्ड के मेंशन में रहने दूंगा। साथ ही में मैंने तुम सभी के लिए एक वेलकम पार्टी भी रखी है, इसीलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब ये पढ़कर सब लोग एकदम खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड उस लेटर को पकड़कर कुछ सोच रहा होता है। तो फिर वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड सबको लेकर एकदम खतरनाक स्पीड से लॉर्डोस्टो की तरफ जा रहा होता है, जहाँ रेन उसे धीरे चलने के लिए कहती है। तो लॉर्ड कहता वाह भाई वाह, तुम्ही ने तो बोला था कि जितना जल्दी हो सके जेड से मिलना है। और तभी हम वापस से फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ लेटर पढ़ने के बाद गैलीलियो लॉर्ड के सामने सर झुकाकर कह रहा था कि अभी हम जेड से मिलने के लिए लॉर्डोस्टो में जाने वाले हैं, इसीलिए एक दिन तुमने हम पर जो एहसान किया है उसका कर्ज जरूर चुकाएंगे। उसी वक्त रेन कहती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चल सकते हो ताकि जेड पर भी अपना स्पेल इस्तेमाल कर सको। जो सुनकर लॉर्ड कहता है
कि क्या तुम सबको पता है कि ये लेटर कहाँ से आया है? ये लेटर एकदम अचानक से यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है और इसका मतलब जेड ने इस लेटर को एकदम सही जगह पर टेलीपोर्ट किया है। इस तरीके के मैजिक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसे आज तक कोई पूरी तरीके से सीख नहीं पाया है। ये कोई एरा गेरा नत्थु गेरा मैजिक नहीं है जिसे हर कोई सीख सकता है। अब लॉर्ड की ये वाली बात सुनकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या इसका मतलब जेड पहले से अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकता था? तो क्या वो इस पूरे टाइम हमसे झूठ बोल रहा था? लेकिन तभी रेन अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है कि जरूर बात कुछ और होगी या जेड ने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया होगा। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि अगर फिर ऐसी ही बात है तो मुझे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलूंगा क्योंकि मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में और जानना है। और हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, अगर ये कोई ट्रैप निकला तो मैं सब संभाल लूंगा। वाह हमारे छोटे महाराज, सब संभाल लोगे आप, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और बस फिर इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद जब लॉर्ड सबको नीचे उतारता है तो सबकी हालत इतनी स्पीड से हवा में उड़ने के बाद काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस पर लॉर्ड कहता है कि चलो ठीक है यार, अभी हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करके यहाँ से चलकर आगे जाएंगे। तभी रेन कहती है कि अगर अब हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे तो मैं फॉरेस्ट से खाना लेकर आती हूँ। और इतना कहकर वो फॉरेस्ट में निकल जाती है। तो वहीं इस तरफ बेबीलोन कहता है कि रेन बचपन से ही फॉरेस्ट में ही बड़ी हुई है, इसीलिए वो तुम्हारे सामने अपनी स्किल्स दिखाना चाहती है। जब रेन काफी छोटी थी तो उसके पॉइजन से उसके पेरेंट्स की जान चली गई थी और इसके बाद से तो फिर वो फॉरेस्ट में अकेली ही रहती आई है। फिर एक दिन जेड ने उसे ढूंढ निकाला और पकड़कर हमारे पास लेकर आ गया। इसी के साथ हम एक और फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर जेड रेन को एक कपड़े के अंदर पैक करके लाया था और वो बोल रहा था कि ये हमारी न्यू मेंबर है और अब से ये हमारे साथ में ही रहेगी। लेकिन जैसे ही बाकी के मेंबर्स को पता चलता है कि उसके पास पॉइजन की पावर है तो सब घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसका पॉइजन कंट्रोल से बाहर आ गया तो हमारी 12 बज जाएगी। अरे 12 क्या बज जाएगी, हम मर ही जाएंगे। तभी जेड रेन को एकदम प्यार से पकड़कर कहता है कि मैं रेन को काफी प्यार से रखूंगा ताकि उसका पॉइजन कभी बाहर ही नहीं आएगा। इतना कहकर जेड रेन को पकड़कर उसे हक करने लगता है, जिस पर रेन उसे एक पंच मार के नीचे गिरा देती है। हट बदमाश। खैर ये होने के बाद बाकी सभी मेंबर्स भी रेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सब लोग फिर रिसर्च करने में लग जाते हैं और फिर काफी मेहनत के बाद रेन के लिए एक ऐसा ड्रेस बनाते हैं जिससे उसका पॉइजन लीक ना हो। और उसी वक्त जेड रेन के बालों में एक हेयर पिन भी लगा देता है, जिसके बाद तो रेन खुशी के मारे रोने लगती है। तो वहीं फ्लैशबैक की कहानी सुनने के बाद लॉर्ड कहता है, अरे वाह, ये जेडवा तो बहुत अच्छा आदमी है, इस जेड से तो मैं मिलना चाहूंगा। अगले सीन में रेन फॉरेस्ट से अलग अलग सामान लाकर खाना बनाने लगती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, खचड़ पचड़। तभी तालिया उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि लॉर्ड एक प्रिंस है, उसे तो ये सब खाना देखकर ही घिन आ जाएगी। लेकिन वहीं इस तरफ हमारे लॉर्ड बाबू रेन के बनाए खाने को बड़े मजे लेकर खा रहे थे। वाह वाह वाह, क्या खाना है, आहा। साथ ही वो रेन के खाने की तारीफ भी करता है। बस ये देखकर सब लोग खाने लगते हैं और तभी हम एक और फ्लैशबैक में जाते हैं। अरे कितने फ्लैशबैक है यार, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद तो नहीं आ गई जो बार बार पास्ट को याद कर रहे हैं। खैर फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ पर जेड सभी मेंबर को कहता है कि सुनो सभी, मेरे पास एक खुश खबर है, एडवेंचर गिल्ड हमारे ऊपर से बाउंटीज को हटाने का सोच रहे हैं। ओ बस ये सुनकर तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एकदम नाचने लगते हैं। अब उन लोगों को क्रिमिनल्स बनकर नहीं जीना पड़ेगा। मगर तभी जेड सीरियस होकर उनसे कहता है कि मुझे तुम सबको एक बात बतानी है। अभी तक मैंने अपने आप को सिर्फ एक राह चलता आदमी बताया है, लेकिन असल में मैं लॉर्डोस्ट के लॉर्ड का थर्ड सन हूँ। मेरी फैमिली के लोग हर टाइम सिर्फ वॉर के बारे में ही सोचते हैं, जैसे कि वो कोई जानवर हो। मुझसे ये नहीं देखा गया और ये सब रोकने के लिए मुझे साथी और ताकत चाहिए थे और उसी के लिए मैं तुम सबके पास आया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। लेकिन वहीं इस तरफ ये सब सुनकर वो लोग एक तिनका भर भी हैरान नहीं थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी चाल ढाल देखकर ना हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। हम सबने अलग अलग तरीके से जिंदगी जी है, इसीलिए चाहे तुम जो भी हो या तुम्हारा जो भी मकसद हो, तुमने हमें उम्मीद दी है, इसीलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी फैमिली से जरूर लड़ेंगे। ये सुनकर जेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है
कि मैं ये खुद निपटना चाहता हूँ। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम दोबारा कभी आम जिंदगी नहीं जी पाओगे, इसीलिए मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक प्रॉमिस करो कि भले ही मैं कभी लोर्डोस्ट से वापस ना आऊँ, तब भी तुम गिल्ड को चालू रखोगे और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करोगे। हाँ, लेकिन अगर मैं वापस आ गया तो मैं लोर्डोस्ट का रूलर बनकर लौटूंगा और उससे एक ऐसा देश बनाऊंगा जहाँ पर तुम सब लोग भी सर उठाकर जी सको। और बस इसके साथ फ्लैशबैक खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि गैलीलिया लॉर्ड को अपनी पीठ पर बिठाकर चल रहा होता है, क्योंकि हमारे छोटे मोटे राजकुमार लॉर्ड जी सो रहे होते हैं। तभी गैलीलिया कहता है कि ये बच्चा कितने खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन सोते टाइम एक मामूली क्यूट बच्चा बन जाता है। जिस पर ग्रिम कहता है कि क्या बात कर रहे हो, सोते टाइम भी ये क्यूट नहीं लगता, क्योंकि अभी भी उसके चारों तरफ एक काफी खतरनाक बैरियर बना हुआ है। मतलब कि हमारे लॉर्ड भाई साहब हमेशा अलर्ट रहते हैं। उसी वक्त रेन कहती है कि हमें पहले लॉर्ड को यहीं पर सुलाकर पहले जाकर एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जेड से किसी ने वो लेटर जबरदस्ती लिखवाया हो, जिस पर सब लोग राजी हो जाते हैं। फिर रेन ग्रिम से कहती है कि क्या तुम लॉर्ड के पास ही रुककर उस पर नजर रखोगे, जिस पर ग्रिम कहता है अरे बेन जी आप चिंता मत करिए, इस बच्चे का ना सोते वक्त भी इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ही आऊंगा, क्योंकि अगर तुम लोगों को कुछ हो गया ना तो ये लॉर्ड मेरी बैंड ही बचा देगा। फिर आगे जब सारे लोग ऊपर से महल के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर पार्टी हो रही थी और वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं होती है, सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तभी ग्रिम कहता है कि हमें ना प्रिंस लॉर्ड के जागने के बाद ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि वो जागा हुआ रहेगा तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे, वरना पता नहीं कौन क्या कर दे। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उन्हें देख लेता है और पूछता है कि क्या आप सभी लोग असैसिनेशन गिल्ड से हो, और अगर हो तो फिर आप फ्रंट गेट से क्यों नहीं आए। और तभी उन सभी को अंदर ले जाकर उनका वेलकम किया जाता है और उनकी खूब खातिरदारी की जाती है। आगे गैलीलिया कहता है कि क्या आप लोग जेड को बुला देंगे, जिसके बाद जेड वहाँ पर लॉर्ड के कपड़े पहन कर आता है। लेकिन फिर जेड एक चुटकी बजाकर अपने कपड़े बदल देता है और कहता है कि तुम सबको मुझे ऐसे देखने की आदत है ना। ये देखकर गैलीलिया पूछता है कि क्या तुमने अभी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया, जिस पर जेड कहता है कि हाँ मैंने थोड़ी मेहनत करके इसे सीख लिया। अब यह सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी ग्रिम लॉर्ड को खुशखबरी देने के लिए जा ही रहा होता है, मगर अचानक से जेड कहता है कि असल में मुझे तुम सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना कहते हुए उसके साथ साथ वहाँ पर हर एक आदमी का चेहरा काफी अजीब बन जाता है। तभी जेड रेन और बाकियों पर मैजिक करके उन्हें घुटनों के बल गिरा देता है। आगे वो बाकी सभी से कहता है देखा, मैंने बोला था ना कि इन कर्स्ड इंसानों को ढूंढना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अभी तुम सब लोग चूज करो कि तुम्हें कौन सा चाहिए। इन सभी की बॉडीज में से तुम कोई सा भी चूज कर सकते हो। सबसे पहले तुम इस लड़की को देखो, मैं इसका नाम भूल गया, लेकिन ये पॉइजन का इस्तेमाल करती है, बहुत कमाल का है। हाँ क्यों लड़की, सही कहा ना मैंने। तो वहीं ये देखकर ग्रिम उसके ऊपर अटैक करके रेन और बाकी सभी लोगों को भाग जाने के लिए कहता है, मगर उसी वक्त जेड अचानक से ग्रिम के पीछे आकर उसे एक किक मारता है, जिससे ग्रिम काफी तेजी से जाकर लॉर्ड के पास जाकर गिरता है और इससे लॉर्ड एकदम से जाग जाता है। और फिर जब वो ग्रिम को देखता है तो ग्रिम रो रहा होता है। तो वहीं इस तरफ रेन रोते रोते जेड से पूछती है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है, जिस पर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारी हालत समझ में नहीं आ रही है। इतना कहते ही उनके अंदर से एक ब्लैक कलर का सोल निकलने लगता है, जिस पर जेड कहता है कि यहाँ पर खड़ा हर कोई एक डीमन है जिनको मैं नीदर वर्ल्ड से लेकर आया हूँ। दरअसल मुझे जेड की बॉडी और उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक चाहिए थी। मेरा नाम घुसर में है, जेड मर चुका है और अब उसकी बॉडी मेरी है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जेड की बॉडी पर पूरी तरीके से काबू करने में मुझे महीने लग गए। उसके दिल में तो वो तुम लोगों की काफी केयर करता था और आखिर तक बोलता रहा कि प्लीज मेरे दोस्तों को कुछ मत करना, प्लीज मेरे दोस्तों को कुछ मत करना। फिर आगे जैसे जैसे मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा किया, तब मुझे तुम लोगों के बारे में पता चला। तुम लोगों की बॉडी हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है और इसीलिए उसे पता था कि हम तुम्हें निशाना बनाने वाले हैं। इसीलिए आपके प्यारे जेड ने तो अपनी जान लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अगर उसकी बॉडी ही मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन मैंने उसे मरने नहीं दिया। सॉरी यार, उसके आखिरी पल में मैंने उसे पूरी तरीके से हील कर दिया।
उसे उस हालत में देखकर ना मुझे काफी मजा आया था। वैसे उसने अपने आप को मारने की अनगिनत कोशिश की थी, मगर हर बार आखिरी पल में मैं उसे सही कर देता था और इस वजह से फिर उसका दिमाग खोखला होने लगा। बस इतना कहकर गुस्सर में रेन के हेयर पिन को कुचलकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इस लड़की ने अपने ही पॉइजन से अपने ही पेरेंट्स को मार डाला था। जो सुनकर वहाँ पर खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। तभी उसकी नजर रेन के हाथ पर जाती है जहाँ पर लॉर्ड के स्पेल का निशान था। अब ये देखकर गुस्सर में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरी चीज के ऊपर एक निशान बनाया। रेन पर मैजिक करके वो ये बार बार पूछने लगता है, मगर रेन अपनी जीभ काटकर जवाब देने से मना कर देती है और उसके दिमाग में जेड की मेमोरीज चल रही होती है और वो जोर जोर से रो रही होती है। तभी अचानक से आसमान में एक काफी बड़े लेवल का मैजिक स्टार्ट हो जाता है। अरे अक्की पब्लिक को मालूम है कि कौन आ गया, तुमको नहीं मालूम। और इसी के साथ रेन और बाकी के चारों तरफ भी एक बैरियर बन जाता है, जिसके तुरंत बाद आसमान से एक काफी खतरनाक लेवल का अटैक होता है, जिससे कि वो पूरा एरिया जलकर राख बन जाता है। और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना लॉर्ड था। वो कहता है कि रेन पर वो स्पेल करने वाला मैं था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉर्ड के अटैक करने से उस पूरी जगह पर एक काफी बड़ा गड्ढा बन गया था, जो देखकर बाकी डीमंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये देखकर अब बाकी के डीमंस को लगता है कि उनका लीडर अब नहीं रहा। इसके बाद लॉर्ड नीचे आकर रेन से कहता है कि तुम क्या बेवकूफ हो क्या, अभी तुम अपनी जान लेने का सोच रही थी। इतना कहकर लॉर्ड उसे हील कर देता है और सबसे कहता है कि ग्रीम ने यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब मुझे बता दिया है, इसीलिए तुम लोग सब कुछ मुझ पर छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर रेन यहाँ पर रुकने के लिए बोलने ही वाली थी कि गैलीलिया रेन को पकड़कर बाकी सबके साथ लॉर्ड को थैंक्स कहकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर रेन गैलीलिया से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में गैलीलिया कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। अभी काफी सारे डीमंस यहाँ पर जिंदा हैं, साथ ही वो गुस्सर में भी अभी तक जिंदा हैं। हम लोग मिलकर उसका बाल तक बांका नहीं कर सकते, इसीलिए अगर यहाँ रुकेंगे तो प्रिंस लॉर्ड के लिए सिर्फ बोझ ही बनकर रह जाएंगे। उसी वक्त गुस्सर में गड्ढे से बाहर आता है और बाकी डीमंस की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, अरे ओ छछुंदरो, क्या हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या तुम सब भूल गए कि तुम सब यहाँ किस लिए आए थे। अरे नमक हरामो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाकर उन असैसिन ग्रुप को पकड़ो। अगर वो हमारी नजरों से भाग गए तो हम दोबारा उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जिसे देखकर लॉर्ड आसमान में एक साथ काफी सारे स्पेल समन करके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं गू खाता हूँ, मैं यहाँ चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखने के लिए आया हूँ। उसके इतना कहते ही उन सभी स्पेल से काफी पावरफुल अटैक होने लगते हैं, जिससे हर तरफ तबाही मचने लगती है। लेकिन तभी गुस्सर में टेलीपोर्ट होकर लॉर्ड के सामने आकर उस पर एक अटैक कर देता है, लेकिन इसके जवाब में लॉर्ड अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। लेकिन गुस्सरमे का अटैक लॉर्ड के बैरियर के आर पार चला जाता है, लेकिन फिर यह देखकर लॉर्ड उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिससे वो अटैक एक दूसरे डीमन को लगती है। और जैसे ही वो अटैक उस डीमन को टच करती है वो एक झटके में मर जाता है। और ये देखकर ग्रीम कहता है कि गुस्सर में जो अटैक कर रहा है वो कोई स्पेल नहीं है, वो डायरेक्टली इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल जैसे रेन और क्रो डायरेक्ट इफेक्ट फायर करते हैं। जो सुनकर लॉर्ड कहता है कि इसका मतलब अगर उसका अटैक मुझे लगा तो मेरी भी वहीं की वहीं मौत हो जाएगी। आगे फिर ग्रिम बताता है कि असल में डीमंस को क्लासेस के हिसाब से रैंक किया जाता है। यहाँ पर ये जो बाकी के डीमंस है वो 10th क्लास से ज्यादा नहीं होंगे और इसीलिए तुम उन्हें अपने मैजिक से भी मार सकते हो। फिर पज्जू जैसे डीमंस 8th क्लास में आते हैं और मैं खुद 3rd क्लास में आता हूँ। जिस पर लॉर्ड पूछता है तो इसका मतलब गुस्सर में 1st क्लास डीमन होगा, है ना? तो ग्रिम कहता है कि नहीं, गुस्सर में उससे भी काफी ऊपर हैं। वो तो एक डीमन लॉर्ड है, जिसके लिए हम मामूली डीमन तो पैर की धूल के बराबर हैं। उसके सामने तो 100 फर्स्ट क्लास के डीमन भी बाएं हाथ की छोटी उंगली जितने पावरफुल हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना तुम्हारा भाग जाना ही बेहतर होगा। लॉर्ड कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं भाग जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड उल्टा गुस्सरमे की तरफ ही आगे भाग रहा था, जहाँ पर गुस्सरमे उससे पूछता है, अरे क्या तुम्हारा क्या दिमाग खराब है क्या? अभी डिस्क्रिप्शन सुना तो है मेरा, मैं कितना खतरनाक हूँ। जिसके जवाब में लॉर्ड कहता है कि मैं सिर्फ एक प्रिंस हूँ, वो भी 7th नंबर वाला। ये सुनकर गुस्सरमे कहता है कि हाँ, मैंने 7th प्रिंस के बारे में कुछ जेड की मेमोरीज में देखा तो था, शायद वो तुमसे मिलना चाहता था।
पर अब मुझे कुछ सही से याद नहीं है। जिस पर लॉर्ड कहता है कि मैं भी उससे मिलना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो गुसर में कहता है, अच्छा तुमने भी तो मेरा सारा प्लान खराब कर दिया है। और बस इतना बोलते ही दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो देखकर इधर ग्रीम की रूह कांप रही होती है और वो सोच रहा होता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कभी भी गुसर में से जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हाई प्रेशर मारना भी एकदम ऐसा फील होगा जैसे कि कोई हवा हो। वो तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो समुद्र की एकदम गहराइयों से भी गहरे पानी में सिर्फ गेड़िया मारने जाता है। उसी वक्त गुसर में अपने हाथ में एक छोटा सा मैजिक अटैक समन करके लॉर्ड की तरफ फेंक देता है और इससे लॉर्ड के हैवी ड्यूटी बैरियर के 2 लेयर्स बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। और फिर ये देखकर गुसर में एक साथ काफी सारे मैजिक अटैक समन करके हर तरफ से उस पर अटैक करने लगता है और उनसे बचते 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 लॉर्ड काफी दूर चला जाता है। लेकिन तभी गुसर में टेलीपोर्ट होकर लॉर्ड के बैरियर के ऊपर आ जाता है और एक मामूली सी किक मारकर उसके बैरियर का आधा हिस्सा तोड़ देता है। यार ये घुसर में तो भारी पड़ रहा है यार, लॉर्ड पर घुसंड पे घुसंड मारे जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि घुसर में के सभी अटैक्स एक साथ मिलकर काफी स्पीड में लॉर्ड की तरफ आने लगते हैं, लेकिन इसके जवाब में लॉर्ड समुद्र के अंदर से एक मॉन्स्टर को बाहर निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ असेसिन ग्रुप को डीमंस का एक ग्रुप देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो वहीं बेबीलोन दीवार पर चढ़कर गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड एक स्टेचू के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर घुसर में कहता है कि गजब इंसान हो यार तुम, इतने अटैक्स करने के बावजूद भी तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हें मेरी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी देखकर भी पीछे हटने का मन नहीं कर रहा है। जिस पर लॉर्ड कहता है, अच्छा झूठे, ये एबिलिटी तुम्हारी नहीं है। तो घुसर में कहता है, अरे मेरी ही तो है। जेट कभी भी इस एबिलिटी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मगर मैं कर सकता हूँ। इंसानों को ये पावर कंट्रोल करने के लिए अलग से स्पेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने पैदा होते ही मैजिक को मास्टर कर लिया था। हम लोग ना उस बर्ड की तरह हैं जो अपने आप ही उड़ना सीख जाते, लेकिन जेट जैसे भी कुछ इंसान होते हैं जिनके पास इतने सुंदर पंख होते हुए भी उन्हें उड़ना नहीं आता है। ऐसे इंसानों को तो खुद को खुश नसीब मानना चाहिए कि कम से कम वो हम डीमंस के काम तो आ रहे हैं, मगर देखो उनको, फिर भी वो हमसे लड़ने की बेवकूफी करते हैं। इसीलिए अब मैं तुम्हें भी इस बेवकूफी का क्या अंजाम होता है वो दिखाना चाहूंगा। इतना कहते ही अचानक से उसका एक मैजिक अटैक लॉर्ड की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसके बाद गुसर में कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगा जिसे रोकना तुम्हारे वश में नहीं होने वाला है। इसलिए तुम अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मेरी पावर का मजा लो और यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाओ ना यार। फिर आगे हम देखते हैं कि लॉर्ड की पूरी बॉडी के ऊपर उसके अटैक की बारिश हो चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ गैलीलिया अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सभी डीमंस को वेब्स के अंदर फंसा देता है और तभी क्रो उन सभी को गिरने के लिए कह देता है, जिसके असर से सारे डीमन से जमीन से चिपक जाते हैं। और तभी बेबीलोन उनके पीछे का गेट खोल देता है और सबको यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन से गैलीलिया के वेब से बाहर निकल जाते हैं। अब ये देखकर फिर तालिया उनके सामने जाकर सभी डीमंस को अपने मैजिक फील्ड के अंदर ले लेती है और फिर स्वॉर्ड से अपने पैर को काट देती है, जिससे कि फिर सारे डीमंस का पैर इंजर्ड हो जाता है और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आगे तालिया फिर बाकी सबसे कहती है कि तुम सब लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम लोगों को देख लिया तो तुम सब लोग भी इंजर्ड हो जाओगे। ये सुनकर रेन कहती है कि नहीं, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले और तुम इस इंजरी के साथ भाग भी नहीं पाओगे। मगर तब तक हम देखते हैं कि उन डीमंस की पूरी इंजरी हील हो चुकी थी और वो वापस से खड़े होने जा रहे थे, जिस पर तालिया दोबारा से अपने पैर के अंदर स्वॉर्ड डालकर अपने साथ साथ सभी डीमंस को इंजर्ड कर देती है। इसके बाद तालिया फिर से सबसे कहती है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, मैं अकेली इन्हें ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाऊंगी और तुम लोग मेरी चिंता मत करना, मैं इन डीमंस को अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं करने दूंगी। ये सुनकर रेन उसे छोड़कर जाने से मना करने लगती है, मगर तभी गैलीलिया रेन और क्रो को गेट से बाहर धक्का देकर गेट बंद कर देता है और खुद गेट के अंदर ही रहता है। आगे फिर गैलीलिया तालिया के पास जाकर कहता है कि तुम इन्हें अकेली नहीं रोक पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो,
तुम अपनी जान लेने वाली हो, जिससे कि ये सारे डीमंस भी एक साथ मारे जाएं। मेरी भी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे भी अपने साथ ही मार देना। यह सुनकर वहाँ पर खड़े सभी डीमंस की फट जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान दूसरों को बचाने के लिए अपनी खुद की जान ले सकता है। जिस पर फिर तालिया एक स्माइल करके स्वॉर्ड को अपने गले के पास रख देती है, जो देखकर सारे डीमंस नहीं उसे रोकने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन तभी गैलीलिया अपने वेब से उन सभी को कुछ पल के लिए रोक लेता है। और तभी तालिया कहती है कि तुम सबको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम सब बचपन से सिर्फ अपनी जान बचाकर भागते आए हैं, क्योंकि किसी को हमारी जरूरत ही नहीं है। सब हमसे नफरत करते हैं और हमेशा हमें देखकर ऐसा बर्ताव करते थे जैसे हम इंसान ही ना हो। मगर अभी चीजें बदल गई हैं। हम अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के काबिल बन चुके हैं। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि जेड ने जब बार बार अपनी जान ली होगी तो उसे कैसा एहसास हुआ होगा। और तुम ध्यान से सुनो, हम असैसिन्स ग्रुप एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बस इतना कहकर तालिया अपनी जान लेने वाली थी कि ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम गुसरमे को देखते हैं, जो कि लॉर्ड से कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे और ज्यादा एंटरटेन करने वाले हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम बाकी इंसानों से कुछ ज्यादा अलग हो नहीं। अभी मैं उन बाकी असैसिन्स ग्रुप को बताऊंगा कि दर्दनाक मौत किसे कहते हैं। अरे कितनी बकचोदी करता है यार, लड़ाई करना है यार फटाफट। लेकिन तभी गुसरमे देखता है कि लॉर्ड की बॉडी पिघलकर नीचे गिर जाती है, जो कि असल में एक मिट्टी से बना हुआ क्लोन था। जिसके बाद अचानक से लॉर्ड उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गुसरमे वहाँ से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। फिर आगे लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या हम ये लड़ाई किसी दूसरी जगह पर कर सकते हैं, जिसके साथ ही ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से गेट के पीछे से उन डीमंस पर फायर अटैक होने लगते हैं, जिसके बाद वो गेट पीछे से टूट जाता है और एंट्री होती है एल्बर्ट, सिल्फा, अलीजे और डियान की। साथ ही यहाँ पर एल्बर्ट के पीछे उसकी पूरी आर्मी होती है, जो कि यहाँ पर लॉर्ड को बचाने के मकसद से आए थे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिल्फा का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर वो एक लकड़ी के स्टेचू पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देती हैं। लेकिन फिर वो कहती हैं कि जब भी मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती हूँ तो मेरी ये स्वॉर्ड टूट जाती है, और इसीलिए मैं कभी भी अपनी फुल पावर से फाइट कर ही नहीं पाती हूँ। वैसे आमतौर पर तो मुझे अपनी फुल पावर का यूज करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर मुझे जब डीमन का सामना करना है तब तो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो फिर वहीं प्रेजेंट में एल्बर्ट और सिल्फा पीछे से आकर उन डीमंस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो असैसिन्स ग्रुप की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखकर कहते हैं कि अब हमारा पहला काम तो तुम लोगों को खत्म करने का है। आगे सिल्फा उनसे कहती है कि हमें तुम्हारी साजिश का पता लग चुका है, इसीलिए सीधे सीधे प्रिंस लॉर्ड हमें वापस कर दो। देखो तुम लोगों को जवाब देने में जितने मिनट्स लगेंगे मैं तुम में से उतनों का सर धड़ से अलग कर दूंगी। और ये सुनकर गैलीलिया और उसके साथी काफी डर जाते हैं और कहते हैं वो प्रिंस लॉर्ड तो अभी फाइट कर रहे हैं। जिस पर सिल्फा कहती है कि फाइट? कौन सी फाइट और किसके साथ? और ये सुनकर रेन सिल्फा को उस डीमन के बारे में बताने वाली थी कि बेबीलोन उसे रोकते हुए कहता अरे रुको, याद करो लॉर्ड ने हमें यहाँ आते वक्त क्या बोला था। और तभी हम एक और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यहाँ पहुँचने से पहले लॉर्ड ने कहा था कि अगर तुम में से कोई भी कभी भी महल के किसी आदमी के सामने आया तो उसे मेरी असली पावर और ड्रीम के बारे में मत बताना, क्योंकि मुझे ना एक नॉर्मल लाइफ जीनी है जहाँ मैं शांति से मैजिक सीख सकूं। मैं नहीं चाहता कि सब लोगों का ध्यान मेरे ऊपर जाए। तो वहीं फ्लैशबैक खत्म होते ही रेन को लॉर्ड की बात याद आ जाती है और इसीलिए वो बहाना बनाते हुए सिल्फा के सामने क्यूट बनने की कोशिश करती है और कहती है कि अरे वो तो मेरे मुंह से निकल गया। लॉर्ड तो बस ऐसी एक मामूली कमजोर आदमी से लड़ रहा है, जो देखकर सिल्फा को तो समझ में आ जाता है कि झूठली कहेगी। तो वो कहती है अच्छा अब सबसे पहले मैं तुम्हारा ही गला काटूंगी। तभी एल्बर्ट उसे रोकने के लिए आता है। अरे रुको रुको, जो देखकर सबको लगता है
कि अरे एल्बर्ट तो उन्हें बचाने वाला है, मगर नहीं। आगे वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें सबसे पहले एक बच्चे की जान लेनी चाहिए, इसीलिए चलो पहले दूसरों से शुरुआत करते हैं। और इतना कहकर एल्बर्ट उन्हें लॉर्ड का अंडरवियर दिखाकर कहता है कि लॉर्ड तुम जैसे लोगों के लिए फाइट क्यों करेगा जिन्होंने उसके साथ पता नहीं कैसी कैसी हरकत की है। ये सुनकर गैलीलिया कहता है अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हो। दरअसल प्रिंस लॉर्ड के कपड़े तो मेरे लिक्विड से गंदे हो गए थे, इसीलिए उन्होंने ये कपड़े बदलकर वहीं पर छोड़ दिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो एल्बर्ट और सिल्फा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर रेन उनके सामने आकर कहती है कि आपका हम पर शक करना जायज है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे लॉर्ड आपकी फैमिली है वैसे ही ये सब मेरी फैमिली है, मगर उन डीमंस ने जेड को मुझसे छीन लिया जो कि मेरी ही फैमिली का हिस्सा था, और इसी वजह से प्रिंस लॉर्ड उनसे फाइट कर रहे हैं। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। इनकी बातचीत चली रही थी कि तभी एक डीमन उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे अलीजे रोक देती हैं और कहती हैं कि मेरा मन यहाँ पर कह रहा है कि हम इस लड़की पर भरोसा कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एल्बर्ट और सिल्फा भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। आगे फिर एल्बर्ट सिल्फा से कहता है कि उन डीमंस को खत्म करके लॉर्ड को वापस लेकर आओ, जिस पर फिर सिल्फा उन डीमंस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि तभी अचानक आसमान से एक अटैक होता है, जिससे वो ब्रिज वहीं पर टूट जाता है और साथ ही सारे डीमंस पानी में गिर जाते हैं और उनकी तरफ तैरकर आने लगते हैं। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि ये अटैक गुसरमैन ने लॉर्ड के कहने पर किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उनकी फाइट को डिस्टर्ब करे। तो फिर वहीं गुसरमैन दोबारा से अचानक से लॉर्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन लॉर्ड भी उसके अटैक से बचकर काफी तेजी से उड़ने लगता है और ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट अपनी आर्मी के साथ उन डीमंस के ऊपर फायर से अटैक कर रहा होता है, जिससे वो लोग जल तो रहे थे मगर इसका उन पर कुछ ज्यादा असर हो नहीं रहा था, और वो तो बार बार खुद को हील कर ले रहे थे। अब एल्बर्ट यह देखकर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे सभी सोल्जर्स का मैजिक पावर खत्म हो जाएगा। तभी वो नोटिस करता है कि सिल्फा शीरो के ऊपर बैठकर उससे उस ब्रिज से जंप करने के लिए बोल रही थी, लेकिन शीरो इतनी बड़ी जंप थोड़ी ना कर पाएगा, इसीलिए वो नीचे उतर आती है। लेकिन यहाँ पर फिर शीरो सोचता है कि मेरे मास्टर ब्रिज के उस तरफ हैं, मैं उनसे मिलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इतना सोचते ही वो एक लंबी जंप मारता है जो कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है, और फिर इसके चलते एक शीरो पानी में गया छपाक, और उसकी सारी होशियारी बाहर निकल गई भपाक। यह देखकर फिर सिल्फा सोचती हैं कि शायद अब अगर मैं खुद से जंप करूं तो कुछ हो सकता है, लेकिन तभी अचानक से एक डीमन सिल्फा पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन सिल्फा उसे डॉज करके बच जाती है। और अभी के लिए दोस्तों हम उस डीमन को चिंटू कहकर बुलाएंगे। नाम इसका चिंटू रखा है हमने, लेकिन रावण है, रावण एक नंबर का ये। आगे चिंटू सिल्फा से कहता है कि भले ही तुम स्वॉर्ड चलाने में अच्छी हो, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैंने भी सोने की लंका बसाई है, ध्यान रखना, और सारे देवताओं को अपने नीचे रखता हूँ। अरे ये तो रावण वाली कहानी हो गई। वो कहता है कि मैं भी एक 8th क्लास का डीमन हूँ, और तो और मैं नीदर वर्ल्ड के सबसे पावरफुल डीमन ब्लेड्स फॉर्म का मास्टर भी हूँ। तो वहीं हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि उन डीमंस को देखकर सोच रहा होता है कि इन डीमंस ने लॉर्डोस्ट के मासूम लोगों की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है। उसी वक्त उस पर पीछे से एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर एल्बर्ट उस पर अटैक करने से हिचकिचा रहा होता है, लेकिन तभी बेबीलोन वहाँ पर आकर उस डीमन को पकड़कर उसकी बॉडी को ट्विस्ट कर देता है। यह देखकर एल्बर्ट उसे थैंक्स कहकर पूछता है कि तुम उसे मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए, जिस पर बेबीलोन कहता है तुम दिल के सच में काफी अच्छे हो, तुम्हें देखकर मुझे हमारे पुराने लीडर जेड की याद आती है। हाँ ये सच है कि हम कोई काफी अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए भी एक इंसान की जान काफी कीमती है। ये सारे लोग इन्होंने काफी पहले ही अपनी जान गंवा दी है। ये सुनकर एल्बर्ट कहता है सही कहा यार, मुझे अपनी एडवाइस देने के लिए थैंक्स। बस इतना कहकर वो डीमंस के सामने जाता है और अपना एक मैजिक करते हुए कहता है लॉर्ड ओस्ट के वासियों, तुम्हारी खुद की बॉडी तुमसे छीन ली गई है। मैं ज्यादा कुछ बोल तो नहीं सकता,
लेकिन मैं ये अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा। इतना लेट आने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं तुम लोगों को आजाद कर दूंगा। बस इतना कहते ही एल्बर्ट अपने मैजिक से आसमान से आग के गोले बरसाने लगता है, जिसके असर से सभी डीमंस का नामो निशान मिट जाता है। तो वहीं इस तरफ सिल्फा और चिंटू की आपस में काफी खतरनाक स्वॉर्ड फाइट हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे भाई साहब, जो देखकर बाकी सब एकदम हैरान हो जाते हैं। और फिर आखिर में दोनों एक दूसरे पर साथ में एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं, जो देख के असैसिन ग्रुप का तो एकदम खोपड़ा ही खुल जाता है। और वो सोच रहे थे कि एक मामूली मेड इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। आगे इस अटैक से दोनों के सर पर बराबर की चोट आती है, जिसके बाद चिंटू कहता है कि मुझे अपने जैसा समझने की गलती बिल्कुल मत करना। हम डीमंस इंसानों जैसी लिमिट से बंधे हुए नहीं हैं, इसीलिए तुम मुझे जितना भी इंजर्ड कर दो, मैं बड़ी आसानी से रीजनरेट कर लूंगा। बस इतना कहकर चिंटू अचानक से सिल्फा पर लॉर्डोस्ट के स्वॉर्ड स्टाइल के इस्तेमाल से अटैक कर देता है और फिर कहता है कि लॉर्डोस्ट के लोग तो अपने मार्शल आर्ट्स की वजह से जाने जाते हैं, और मैंने जिसकी बॉडी पर कब्जा किया है वो भी पहले से ही काफी पावरफुल था। उसका हाथ देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि उसने अपनी पूरी लाइफ में जी जान मेहनत की होगी, लेकिन मेहनत तो करी है पर क्या करें, किस्मत सबका साथ देती थोड़ी ना है। अब वो सारी मेहनत सब कुछ मेरा ही है, और हाँ, जल्द ही मैं तुम्हारी बॉडी पर भी कब्जा करने वाला हूँ। ये सुनकर सिल्फा ज्यादा होशियार बनी रो सिंटिया, रुक थारी 12 बजाओ। वो एक जंप करके चिंटू पर उसी के डीमन ब्लेड फॉर्म से अटैक कर देती है, जिससे चिंटू बाल बाल बचता है। आगे चिंटू हैरान होकर पूछता है कि तुम डीमन ब्लेड्स फॉर्म कैसे इस्तेमाल कर सकती हो, जिस पर सिल्फा कहती है चिंटिया, वो मैंने अभी तुम्हें देखकर सीख लिया है, लेकिन यहाँ पर दुख की बात पता है क्या है कि तुम दूसरों की टेक्निक उनकी बॉडी को चुराए बिना नहीं सीख सकते हो। लगता है तुम डीमंस का दिमाग खाली होता है। तभी शीरो वापस ऊपर आ जाता है और सिल्फा शीरो के अंदर से एक स्वॉर्ड निकालती है। उस स्वॉर्ड के निकालते ही ढंटाना हम एक और फ्लैशबैक में इंटर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सिल्फा जब अपने नॉर्मल स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करके एकदम थक गई थी और उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तब लॉर्ड पीछे से डियान के साथ आकर उसे एक स्वॉर्ड देता है और कहता है कि इस स्वॉर्ड में कोई खास स्पेल या इंचांटमेंट्स नहीं है। ये मैंने खास इस तरीके से बनाया है जिससे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बन सके, और इसीलिए ये तुम्हारे फुल पावर अटैक को भी सहन कर सकता है। तुम इसकी मदद से डीमंस को भी हरा सकती हो, भले ही फिर डीमन काफी ज्यादा पावरफुल हो। देखो, वो डीमन फिजिकल बॉडी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर तुम उस इंसान को मार दोगी तो उसके अंदर का डीमन भी मारा जाएगा। यहाँ पर दिक्कत सिर्फ इतनी है कि एक डीमन जब ह्यूमन बॉडी पर कंट्रोल करता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, इसीलिए उन पर अटैक करना आसान नहीं होगा। और तो और डीमन एक चुटकी मारकर खुद को हील भी कर लेते हैं। ये सुनकर डियान पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर डीमन को मारा कैसे जाएगा, जिस पर लॉर्ड कहता है कि एक तरीका है, उन्हें एक ही पावरफुल अटैक में खत्म करना होगा। तभी सिल्फा लॉर्ड के पास जाकर उससे पूछती है कि आपने मेरे लिए ये स्वॉर्ड क्यों बनाया, जिस पर लॉर्ड कहता है कि तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करते टाइम मुझे फील होता था कि जैसे तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही हो, और इसी वजह से मैंने ये स्वॉर्ड बनाया ताकि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सको। ये सुनकर सिल्फा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे लॉर्ड को गले लगा लेती है। इसी के साथ फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और सिल्फा कहती है कि अब मैं अपने मास्टर को दोबारा कभी निराश नहीं करूंगी। तो वहीं इस तरफ चिंटू वो उसके स्वॉर्ड का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि हमारा असली प्लान सिर्फ जेड को बाहर निकालना था, जिसके लिए हमने इन ह्यूमंस की बॉडी पर कब्जा किया और वॉर का ऐलान कर दिया। और जैसा कि हमने सोचा था, वॉर का नाम सुनते ही जेड भागते भागते घर वापस लौट आया। ये सुनकर असैसिन ग्रुप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। धोखा! रेन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सिल्फा उसे रोककर कहती है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों के प्लान को पूरा नहीं होने दूंगी। बस इतना कहकर सिल्फा एक खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर चिंटू भी उस पर अपना सबसे खतरनाक अटैक करने ही वाला होता है और फिर यहाँ पर बहुत ही खतरनाक युद्ध का माहौल बन जाता है। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिल्फा को बहुत अच्छे से पता था कि चिंटू की ड्यूटी में ही अमृत है। अरे तो फिर से रामायण में घुस गया।
यहाँ पर सिल्फा के एक बहुत ही खतरनाक अटैक से चिंटू वहीं के वहीं एक झटके में ही खत्म हो जाता है। तो बिड़ू लोग, क्या हालचाल, खाना पानी दाना पानी सब एकदम बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेड के आखिरी पलों को देखते हैं, जहाँ पर वो गुस्सर में से कह रहा था कि अब मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम हासिल नहीं कर पाओगे। कोई ऐसा है जो आकर अब तुम्हें खत्म कर देगा। ये सुनकर गुस्सर में कहता है, मुझे खत्म करेगा? ऐसा कौन है इस दुनिया में? लेकिन इससे पहले कि जेड उसका कोई जवाब दे पाता, वो वहीं पर मर जाता है और गुस्सर में उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। जेड की बॉडी में आने के बाद गुस्सर में सोचता है कि जेड ने बोला था कि उसने कुछ किया है, लेकिन अब भी मैं उसकी एबिलिटीज को तो यूज कर पा रहा हूँ। खैर जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस इतना सोचकर गुस्सर में जंग का ऐलान कर देता है और ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। अब आगे हम देखते हैं कि सिल्फा चिंटू को बड़ी आसानी से मारने के बाद उसकी बॉडी के पास जाकर कहती है कि जब इस डीमन ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा नहीं किया था, तब तुम जरूर एक बहुत ही होनहार और काबिल फाइटर रहे होंगे। काश मैं तुमसे एक्चुअल में फाइट कर पाती। तभी सिल्फा देखती है कि असैसिन ग्रुप में सब लोग हाथ जोड़कर उस आदमी की शांति के लिए प्रे कर रहे होते हैं। जो देखकर सिल्फा पूछती है कि क्या तुम लोग इस आदमी को जानते थे? जिसके जवाब में रेन कहती है कि नहीं, हम उसे जानते नहीं थे, लेकिन हमें लगता है कि अब उसकी आत्मा को शांति मिली होगी और वो ऊपर खुश होगा। ये सुनकर सिल्फा कहती है, ओ अच्छा, वैसे कुछ भी हो, तुम लोग दिल के काफी अच्छे हो। उसी वक्त अचानक से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि अपने लॉर्ड ने किया होता है। और फिर अगले सीन में हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ लॉर्ड और गुसरमे के बीच खतरनाक फाइट चल रही होती है। लॉर्ड उसके सारे अटैक से बचते हुए उसे किसी तरीके से हराने के बारे में सोच रहा होता है। वो बचते बचते सोच रहा था कि गुसरमे के स्पेयर अटैक सारे एक जैसे हैं। वो मेरे बैरियर के 4-5 लेयर्स को बड़ी आसानी से तोड़ दे रहा है। साथ ही वो जिस स्पीड से और पावर से आते हैं, अगर मेरे ऊपर एक भी अटैक लगा तो वहीं मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं शायद अपने चारों तरफ और बहुत सारे लेयर्स का एक बैरियर बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तभी एक अटैक लॉर्ड के बैरियर के अंदर चला आता है, जिसे देखकर लॉर्ड सोचता है कि ये उसका दूसरा अटैक है, जिसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है और इसीलिए ये मेरे बैरियर के आर पार भी जा सकता है। इतना सोचकर लॉर्ड अपने बैरियर से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी गुसरमे का एक और अटैक हो जाता है, जिसके बारे में लॉर्ड कहता है कि ये अटैक सबसे ज्यादा एनोइंग है, क्योंकि अगर मैं 2 सेकंड के लिए भी अपनी स्पीड को स्लो कर देता हूँ तो वो सीधा अपने अटैक को मेरी बॉडी में टेलीपोर्ट कर देगा। इसलिए अब मुझे उन 2 सेकंड से पहले ही उस पर खुद से अटैक करना होगा। बस इतना कहकर लॉर्ड अचानक से रुककर एक साथ बहुत सारे स्पेल एक्टिवेट कर देता है और इससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर मॉन्स्टर समन हो जाता है। वो मॉन्स्टर गुसरमे को एक बहुत जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गुसरमे उसके सामने से हट जाता है और इस वजह से उस मॉन्स्टर का पंच सीधा जाकर नीचे पानी में लगता है और इसी वजह से फिर उस पानी से चारों तरफ भाप निकलने लगती है। अब आगे इस धुएं के अंदर लॉर्ड को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और इसीलिए वो की टेक्निक का यूज करके गुसरमे की पोजीशन पता कर लेता है। लेकिन तभी ग्रीम घबराते हुए लॉर्ड से कहता है कि तुम्हें ऐसे एक जगह पर इतनी देर तक नहीं रुकना चाहिए, वरना वो अपने अटैक टेलीपोर्ट करके तुम्हें वहीं मार देगा। और ये सुनकर लॉर्ड दोबारा से मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो सोचता है कि मैं तो उस जगह पर 2 सेकंड नहीं बल्कि पूरे 2 मिनट खड़ा हुआ था और उसने तो मेरे ऊपर अटैक किया ही नहीं। तो इसका मतलब वो मेरी लोकेशन अपनी आंखों से देखकर ही पता कर पा रहा था। बस ये समझते ही लॉर्ड एक जगह पर रुक जाता है और ऊपर से गुसरमे को देखकर कहता है कि मैं उसके पास जाकर अपने स्वॉर्ड से अटैक तो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ज्यादा करीब गया तो वो मुझे नोटिस कर लेगा। लेकिन तभी मेंटोस गोली खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक साथ अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर एक साथ उस पर अटैक कर देता है। मगर तभी गुसरमे भाई साहब कहते हैं कि भले तुमने खुद का क्लोन बना लिया है, लेकिन अपनी रियल स्वॉर्ड का क्लोन तुम नहीं बना पाओगे और इसीलिए वो रियल स्वॉर्ड पकड़ने वाले लॉर्ड को वहीं पर मार देता है। आगे फिर गुसरमे कहता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा था, लेकिन तुम्हें अपनी रियल बॉडी से अटैक नहीं करना चाहिए था। तुम चाहे अपनी स्वॉर्ड मेरे सर के आर पार ही क्यों ना कर दो, मैं फिर भी अगले पल बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और अगर मैं चाहता तो खुद को लोहे जैसा स्ट्रॉन्ग करके तुम्हारे स्वॉर्ड अटैक से बड़ी आसानी से बच भी सकता था,
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारी रियल बॉडी को ढूंढना था। अब गुसर में इतनी सारी बकड़ बकड़ चपड़ चपड़ लपड़ लपड़ कर ही रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसने जिस लॉर्ड को मारा था वो भी एक क्लोन था। अब ये देखकर गुसर में की दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। मेंटोस की गोली खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। अब वो सोचता है कि रियल स्वॉर्ड पकड़ने वाला भी एक क्लोन था, तो इसका मतलब रियल लॉर्ड तो जरूर यहीं कहीं होगा। वो जरूर किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ से वो मेरी सारी मूवमेंट्स पर नजर रख सके। तभी अचानक से वो अपने ऊपर देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया धप्पा। मगर असली लॉर्ड तो भीड़ में उसके पीछे खड़ा था और वो पीछे से धप्पा करते हुए एक बहुत बड़ा फायर अटैक कर देता है। फिर जब गुसर में बड़ी मुश्किल से उस फायर से निकलता है तो वो वापस से खुद को हील कर लेता है और बाहर निकलकर वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे लॉर्ड एकदम लाइन में खड़े हुए थे और उन सब के बीच में असली लॉर्ड को ढूंढना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मगर फिर गुसर में एक साथ हजारों स्पेयर्स निकालकर सारे क्लोन्स की तरफ एक साथ अटैक कर देता है। लेकिन फिर उनमें से एक लॉर्ड अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देता है और फिर जब गुसर में उसको पकड़कर मारता है तो वो भी एक क्लोन ही निकलता है। ये देखकर अब गुसर में का माथा भंड हो जाता है कि असली लॉर्ड को बाहर लाया कैसे जाए। तो वहीं इस तरफ लॉर्ड अपने आप को हाइड करके उसके अटैक को किसी तरीके से डॉज करते हुए गुसरमे के नजदीक आ रहा होता है और ये देखकर ग्रिम बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक से याद आता है जहाँ पर पहले लॉर्ड जब अपने लिए स्वॉर्ड बना रहा था तो वो उसमें एक स्पेल टेकर नाम का एक इंचांटमेंट डालता है जिससे कि वो अपने स्वॉर्ड की मदद से किसी भी स्पेल को एब्जॉर्ब करके उसे माना में कन्वर्ट कर सकता है और साथ ही उस स्पेल को खुद से एनालाइज भी कर सकता है। अब ग्रिम समझ जाता है कि लॉर्ड इस खतरनाक फाइट के बीच में अपनी जान दांव पर लगाकर उस स्पेल को एनालाइज करने के लिए जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि देखते ही देखते लॉर्ड जेड के स्पेल को एनालाइज करके पूरी तरीके से समझ जाता है और समझने के बाद लॉर्ड अपने सभी क्लोन्स को हटाकर अकेला ही गुसरमे के सामने आ जाता है और तो और इस बार उसके आसपास कोई बैरियर भी नहीं होता है। ये देखकर गुसरमे पूछता है कि क्या हो गया, क्या तुम अपने क्लोन्स को भेजकर बोर हो गए हो? लेकिन अभी और कोई फायदा नहीं, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। मगर फिर भी मैं तुम्हें आखिर तक तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिस पर लॉर्ड कहता है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे। एक शेर को कभी पता नहीं चलता कि उसके पास इतनी पावर क्यों होती है और इसीलिए वो कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर महसूस करता ही नहीं है और इसीलिए उनके अटैक्स एकदम सिंपल होते हैं। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हारे भी पैदा होते ही तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। वहीं जो इंसान कमजोर होते हैं ना, उसे पता होता है कि हमसे स्ट्रॉन्ग दुनिया में और भी बहुत लोग हैं और इसीलिए वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की भूख में रहता है। और हमारे मैजिक में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। हर एक स्पेल किसी की फीलिंग से निकलती है और इसीलिए उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये सुनकर गुसरमे कहता है, चल चल पका मत, अब तुम बहुत ज्यादा बकवास करने लग गए हो यार। लेकिन तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारी इस चपड़ चपड़ का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस इतना कहकर गुसरमे वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे वो टेलीपोर्ट होता है तभी अचानक से लॉर्ड उसे एक बहुत पावरफुल पंच मारता है जिसके दर्द के मारे वो बहुत जोर से चीख उठता है और नीचे गिर जाता है। मिल गया प्रसाद, बहुत चपड़ चपड़ कर रहा था साला। फिर लॉर्ड कहता है कि ये अटैक मैंने किसी मैजिक का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई टेक्निक की के इस्तेमाल से किया था। इधर गुसरमे का भेजा में तो फिर से थक गई। उसका भेजा फिर से भंड हो जाता है कि लॉर्ड ने ऐसा किया कैसे, वो एकदम से उसी जगह पर कैसे आ गया जहाँ पर वो टेलीपोर्ट होने वाला था। तो वहीं लॉर्ड एक पत्थर के ऊपर बैठकर गुसरमे से कहता है कि चलो अब एक सर्कस के शेर की तरह मुझे अपना खेल दिखाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, या हेलीकॉप्टर, हाँ मैं उड़ता रोबोट डोरी मोन। जिस पर डोरीमोन कहता है, रुको अभी मैं अपना एक गैजेट बाहर निकालता हूँ। गुसरमे कहता है कि तुम ना अपने एक लकी अटैक के चलते इतना ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। तभी लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि जेड ने मरने से पहले तुम्हें क्या बोला था? जो सुनकर गुसरमे को जेड की बात याद आ जाती है जहाँ उसने पहले बोला था
कि तुम्हें अब कोई खत्म करने वाला आने वाला है। अब ये याद करके जैसे किसी भैंसे को लाल कपड़ा दिखा दिया हो, वैसे ही गुसर में बहुत ज्यादा गुस्सा होकर दोबारा से टेलीपोर्ट होकर लॉर्ड पर अटैक कर देता है। मगर इस बार भी लॉर्ड उसे धप्पा मारते हुए उसके टेलीपोर्ट होते हुए उसे एक खतरनाक धमाका करके लात मारता है और साथ ही फिर उड़ते उड़ते पटक पटक के मारने लगता है। अब जितनी भी बार गुसर में बीच में टेलीपोर्ट होता है, लॉर्ड तुरंत उस जगह पे पहुंचकर उसे दोबारा से मारने लगता है। इसके बाद फिर लॉर्ड डुअल इनकार्नेशन का इस्तेमाल करके गुसर में की तरफ अटैक कर देता है और इससे जमीन के अंदर से भभकता हुआ लावा भर जाता है और फिर लॉर्ड उसे पकड़कर लावा की तरफ फेंक देता है, जो देखकर गुसर में सोचता है कि लावा में गिरना तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और इसीलिए वो टेलीपोर्ट होकर गिरने से बच जाता है। लेकिन फिर से धप्पा। जैसे ही वो टेलीपोर्ट होता है, लॉर्ड उसी वक्त उसे खतरनाक किक मारता है और देखते ही देखते गुसर में की हड्डी पसली के सब टोटे टोटे हो जाते हैं। फिर लॉर्ड उससे कहता है, लगता है अब तुम्हारी सारी हवा निकल गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन इसके जवाब में गुसर में कहता है, शायद तुम भूल गए, मैं एक मामूली डीमन नहीं, डीमन लॉर्ड हूँ और मेरे पास गलती से एटमॉस्फेयर से मैजिक पावर को कंट्रोल करने की पावर है। बस इतना कहकर वो आसमान में एटमॉस्फेयर से मैजिक पावर को इकट्ठा करके एक बहुत बड़े अटैक में ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर वो कहता है कि ये कोई मामूली अटैक नहीं है, ये मैजिक पावर का अल्टीमेट फॉर्म है। इसके सामने कोई भी बैरियर या इस दुनिया की कोई भी चीज कुछ नहीं कर सकती है। ये जिसे भी टच करेगा वो वहीं पर राख बन जाएगा। तो इस फाइनल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुसर में अपनी पावर से एटमॉस्फेयर के माना को मैनिपुलेट करके एक काफी बड़े अटैक में बदल देता है और फिर वो कहता है कि इससे बचना किसी के भी लिए नामुमकिन है। बस इतना कहकर गुसर में लॉर्ड की तरफ अपना अटैक फेंक देता है, लेकिन तभी लॉर्ड अपने हाथ को आगे करके उसके अटैक को करके गायब कर देता है। अब यह देखकर गुसर में का माथा भंड हो जाता है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया। जिस पर लॉर्ड कहता है कि मैंने तुम्हारे अटैक को एक सिमिलर अटैक करके गायब कर दिया है। लेकिन यह सुनकर गुसर में एकदम कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि तुम मेरा मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, यह तो नामुमकिन है। जिसके जवाब में लॉर्ड एक वॉइड नाम का मैजिक करके दिखाता है और कहता है कि इस अटैक के सामने चाहे कोई भी हो, उसने कैसा भी बैरियर क्यों न लगा रखा हो, ये अटैक उसे मिट्टी में मिला देता है। तुम्हारे अटैक और मेरे अटैक में सिर्फ नाम का ही फर्क है, बाकी ये दोनों एकदम सेम ही है। काफी टाइम पहले की बात है जब मैंने इस स्पेल के बारे में एक बुक में पढ़ा था और फिर मैं इसे टेस्ट करने के लिए ऐसे ही पहाड़ों में खेल रहा था। मगर भाई साहब क्या बताऊं आपको, इसका असर देखकर मेरे होश ही उड़ गए और तभी मेरे दिमाग में सवाल आया कि क्या होगा अगर ऐसे दो अटैक को आपस में टकराया जाए। और इसीलिए फिर मैंने काफी सारे वॉइड्स को एक लाइन में आमने सामने रखकर एक दूसरे से टकराया। भड़ाम भीम भड़ाम भीम भड़ाम भीम भड़ाम भीम। ये सुनकर गुसर में कहता है, ओ भड़ाम भीम, ये कैसे हो सकता है? अरे सिर्फ एक अटैक बनाने के लिए इतने ज्यादा माना की जरूरत होती है कि पूछो ही मत, और तुमने एक साथ इतने सारे बना दिए। लेकिन लॉर्ड उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि फिर जब मैंने उन्हें आपस में टकराया ना, तब वो एक एक करके गायब हो गए थे और ये देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हो गया था। कुछ मजा ही नहीं आया यार। दोस्तों, इस लॉर्ड को मैजिक करने में इतना आनंद आता कि उसमें खो ही जाता। काश सब लोगों को अपने काम में भी इतना आनंद आता, पढ़ाई में। ये सुनते ही गुसर में एकदम पागल हो जाता है और कहता है कि तुम जैसा एक मामूली इंसान हम जैसे महान डीमन लॉर्ड के स्पेल को इतनी आसानी से इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्या बकवास है यार ये। तुम ना ये सब झूठ किसी और को बोलना, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर कभी मेरे सामने मुंह खोलने के लायक नहीं बचोगे। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि अचानक से लॉर्ड आचू चीख देता है। ये देखकर तो गुसर में अब अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और अचानक से लॉर्ड के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसका सर पकड़ लेता है। मगर तभी लॉर्ड अपने मानव से पूरे एरिया को कवर कर लेता है, जो देखकर ग्रीम भी कांपने लगता है। आगे फिर लॉर्ड कहता है कि अब मुझे सिर्फ एक आखिरी सवाल का जवाब चाहिए। अगर अब मैं तुम पर वॉइड से अटैक करूंगा तो क्या तुम मरोगे? तभी वहाँ चारों तरफ वॉइड ही वॉइड बन जाते हैं और हर तरफ से गुसर में पर अटैक होने लगते हैं। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं
कि धुएं की वजह से एल्बर्ट और बाकी सबको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही में बाकी डीमंस को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी बीच अलीजे की पेट लीरू, शीरो और सिल्फा इस धुएं के बीच में भी उन डीमंस को ढूंढकर खत्म कर रहे थे। तभी सिल्फा नोटिस करती है कि सभी डीमंस काफी ज्यादा स्लो मूव कर रहे हैं, जिस पर रेन कहती है कि ये मेरा पॉइजन मैजिक है। मुझे अभी इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल तो नहीं है, मगर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये सिर्फ उन डीमंस पर ही असर करे। तभी वहाँ एल्बर्ट टाइम देखकर कहता है कि अब तक तो सुबह हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनके ऊपर का आसमान तो अभी भी बिल्कुल काला ही होता है। तो वहीं दूसरी तरफ गुसर में वॉइड के अंदर फंसकर काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि इससे रीजनरेट करना भी नामुमकिन था और ना ही वो टेलीपोर्ट हो पा रहा था। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे करके उसकी बॉडी वॉइड के अंदर जा रही थी और इसीलिए वो जेड की बॉडी को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेड की बॉडी उसको वहीं पर पकड़ लेती है और जाने नहीं देती है। अब ये देखकर गुसर में जेड बनने का नाटक करके लॉर्ड से कहता है कि गुसर में इस वॉइड में मर चुका है और मैं किसी तरीके से जिंदा बच गया हूँ, तुम प्लीज मुझे बचा लो। मगर ये सुनकर लॉर्ड उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आता है। वो तो पीछे से भी एक और वॉइड से अटैक कर देता है, जिसके बीच में दबकर गुसर में वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ आसमान फिर से नॉर्मल हो जाता है, जहाँ जेड की आत्मा लॉर्ड के पीछे खड़ी हुई थी और जाते जाते वो उसे दिल से थैंक यू भी कहता है। तो वहीं रेन नीचे से ये सब देखकर एक फ्लैशबैक को याद कर रही होती है, जहाँ पर जेड जब जिंदा था तब वो उनसे कहता है कि मुझे सेवंथ प्रिंस के बारे में एक अफवाह पता चली है। मैंने सुना है कि सेवंथ प्रिंस जब पैदा हुए थे तब आसमान में फायरवर्क्स जलाए गए थे, मगर वो फायरवर्क्स असल में प्रिंस के पैदा होते ही उनके मैजिक से बने थे। और इसका मतलब पता है क्या है? अगर ये बात सच है तो वो जरूर एक मैजिक जीनियस होंगे। हो सकता है कि वो एक दिन आकर हमें हमारे कर्ज से आजाद करवा दे। लेकिन ये सुनकर गैलीलियो उस पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम ये सब अफवाह ढूंढने की बजाय कोई ढंग की खबर लेकर आया करो, और अगर ऐसा कभी सच में सच भी हुआ ना तो मैं सारी जिंदगी उसका सर्वेंट बन के रहूंगा। और ये फ्लैशबैक याद करके रेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। तो वहीं अगले सीन में लॉर्ड जेड की याद में एक कब्र बना रहा होता है। आगे वो ग्रिम से कहता है कि मैं गुसरमे को सिर्फ इसीलिए मार पाया क्योंकि जेड ने मेरी मदद करी थी। गुसरमे एक काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी था। मैं जब उसका मैजिक एनालाइज करने गया था तो वहाँ सब कुछ पहले से ही तैयार था, जैसे कि वो सब मेरा इंतजार कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि ये जरूर जेड नहीं मरने से पहले छोड़ा था ताकि कोई आकर गुसरमे को हरा सके। इस फाइट में मेरी नहीं बल्कि जेड की जीत हुई है। उसी वक्त वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है और लॉर्ड के पास आकर कहता है कि मुझे पूरी बात पता लग चुकी है। असैसिन्स ग्रुप को जब जेड के प्लान के बारे में पता चला तो वो तुम्हारे पास मदद मांगने आए थे, क्योंकि तुम तो एक मैजिक के एक्सपर्ट हो। मगर फिर यहाँ आकर उन्हें जेड नहीं बल्कि काफी सारे डीमंस का सामना करना पड़ा और उन्होंने मुझे उनके लाइफ और गोल्स के बारे में भी बता दिया है। साथ ही तुमने अकेले ही एक डीमन को हरा दिया। इस बात से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरा छोटा भाई इतना स्ट्रॉन्ग और काइंड बन गया है। लेकिन छोटे भाई, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। असैसिन्स ग्रुप को बंदी बना लिया गया है क्योंकि वो लोग अंडरग्राउंड में रहते थे और लोगों को मार कर अपनी जिंदगी जीते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हें, जो कि एक रॉयल फैमिली का मेंबर है, उसे किडनैप करके उसे फाइट करने पर मजबूर किया है। और ये सारे इल्जाम कोई मामूली इल्जाम नहीं है। वैसे उन्होंने बोला है कि वो अपनी गलती के लिए सारी जिंदगी तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहना चाहते हैं, और लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं भी है तो वो कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर एल्बर्ट लॉर्ड के गले पर स्वॉर्ड रख देता है और कहता है कि अभी बस सिर्फ तुम्हारी बात सुनना बाकी है। देखो, इन लोगों को एक्सेप्ट करना कोई पेट को एडॉप्ट करने जितना आसान नहीं है। अगर ये क्रिमिनल्स तुम्हारे सर्वेंट बनने के बाद कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं तो इसमें सारी गलती तुम्हारी होगी और इससे हमारी फैमिली का नाम भी खराब हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी। ये सुनने के बाद लॉर्ड एकदम शांत हो जाता है और फिर कहता है कि भैया, आपने अभी जो कुछ भी कहा वो सब सही है और इसीलिए मैं उन्हें समझाऊंगा, और अगर इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ किया तो उसमें सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। यह सुनकर एल्बर्ट के साथ साथ वहाँ खड़े सभी लोग लॉर्ड की बातों से एकदम हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एल्बर्ट उसके गले से स्वॉर्ड हटाकर कहता है कि देखो, भले ही तुम सेवंथ प्रिंस हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो करोगे। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सेवंथ प्रिंस होने की वजह से कोई तुम्हारी परवाही नहीं करता है।
मेरे छोटे भाई, जब भी तुम्हें किसी भी चीज में मदद चाहिए तो बस एक इशारा कर देना। तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। इतना कहकर एल्बर्ट लॉर्ड को गले लगा लेता है और उसी वक्त वहाँ पर ताओ आ जाती है, जो उन्हें ऐसा देखकर वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन एल्बर्ट उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें उस दिन के लिए शुक्रिया अदा करना है। तो फिर वही अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर पार्टी तो चाय पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर असेसिन्स ग्रुप के मेंबर भी थे और वो लोग मन ही मन एक साथ में 3 प्रिंस और 1 प्रिंसेस को देखकर काफी नर्वस हो रहे थे। तभी एल्बर्ट उनको कंफर्ट दिलाते हुए कहता है कि तुम सबको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कैजुअल पार्टी है, इसीलिए तुम सब आराम से एंजॉय करो। ये सुनने के बाद सबकी नर्वसनेस दूर हो जाती है और सब लोग मजे करने लगते हैं। उसी वक्त सब लोग नोटिस करते हैं कि सिल्फा, अलीजे और रेन वहाँ पर नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तीनों नीचे में पानी पानी हो रही थी, यानी कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ये तीनों यहाँ पर नहा रही थी। यहाँ पर सिल्फा रेन से पूछती है कि तुमने यहाँ तक हमारा पीछा किया, इसका मतलब जरूर तुम्हें कुछ बात करनी है ना? जिसके जवाब में रेन कहती है कि हाँ, क्या मैं भी आप ही की तरह लॉर्ड के लिए काम कर सकती हूँ? मैं उसके पास रहकर उसे बताना चाहती हूँ कि उसने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। ये सुनकर सिल्फा कहती है कि देखो, ये डिसाइड करने का हक मेरा नहीं है, इसीलिए तुम्हें खुद लॉर्ड से ही पूछना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड तो वहाँ उनके पीछे ही खड़ा होता है और रेन की बात पर हाँ बोल देता है। तभी सिल्फा लॉर्ड को अपने पास खींच लेती है और तभी रेन पूछती है कि मैंने तो काफी सारे लोगों को अपने पॉइजन से चोट पहुंचाई है, तो क्या मेरी जैसी कर्ज्ड इंसान का तुम्हारे साथ रहना सही रहेगा? जिसके जवाब में लॉर्ड कहता है कि तुम अभी भी खुद को कर्ज्ड कहकर बुलाती हो। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम अपने पॉइजन को अच्छे से समझ सको और उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सको तो इससे काफी सारे लोगों की जान बच सकती है। इसीलिए अपने पॉइजन को एक मैजिक स्पेल की तरह समझकर उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। ये सुनकर रेन सोचने लगती है कि आज तक किसी ने भी मेरी पावर्स के बारे में ऐसा नहीं बोला है। सब मुझसे नफरत करते थे और इसीलिए मुझे भी इस पावर से नफरत थी, लेकिन लॉर्ड ने मुझे एक्सेप्ट किया है। उसने हम सबको एक बार भी कर्ज्ड कहकर नहीं बुलाया है और इसीलिए मैं वादा करती हूँ कि मैं उसके लिए काफी मेहनत करूंगी। इसके बाद ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेन एक मेड की ड्रेस पहनकर सिल्फा के साथ काम में लग जाती है। जिसके बाद एल्बर्ट और लॉर्ड किंग के सामने सारी बातें बताते हैं और वो भी उन्हें लॉर्ड का सर्वेंट बनने की परमिशन दे देते हैं। और फिर आखिर में हम लॉर्ड को लाइब्रेरी के अंदर बुक पढ़ते पढ़ते स्माइल करते हुए देखते हैं और उसकी इसी स्माइल के साथ ये एपिसोड, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।